जय हिंद। इस वीडियो में हम चतुर्भुज के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं कि चतुर्भुज क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी और चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं और चतुर्भुज के जितने भी प्रकार हैं उनकी परिभाषा क्या होगी, वो कैसे दिखते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होगा, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। इन सभी को दोस्तों हम पूरा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए चतुर्भुज को जो है हम अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चतुर्भुज आखिर होता क्या है भाई। तो देखिए जो चतुर्भुज है यह दो शब्दों के मिलने से बना है। सबसे पहला चतुर, दूसरा है भुज। चतुर का मतलब होता है चार, भुज का मतलब होता है भुजा, यानी कि चार भुजा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चतुर्भुज का पूरा अर्थ क्या निकल रहा है, चार भुजा। अब इसको मैथ के भाषा में कैसे बोलेंगे, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि जिस आकृति में चार भुजा होती है उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए है, यह चतुर्भुज का कोई परिभाषा नहीं है, यह मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई भी आकृति हो जिसमें चार गो भुजा होगा उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। अब आकृति को अंग्रेजी में दोस्तों इमेज बोलते हैं। आकृति क्या होता है तो ध्यान से समझिए। जैसे देखिए हम यहाँ पर दोस्तों आकृति बना लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम चार गो भुजा दे देते हैं। अब भुजा क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों इसको जो हम भुजा बोलेंगे, इसको भी हम भुजा बोलेंगे, इसको भी हम भुजा बोलेंगे और इसको भी भुजा बोलेंगे। तो यहाँ पे हम इस आकृति में देख रहे हैं, यानी कि इस इमेज में हम देख रहे हैं कि इसमें चार गो भुजा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। और भी उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक आकृति है, ठीक है, और यहाँ पर भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका भी चार गो भुजा है। पहला भुजा यह हो गया, दूसरा भुजा यह हो गया, तीसरा भुजा यह हो गया, चौथा भुजा यह हो गया, तो इसको भी हम चतुर्भुज कहेंगे। दोस्तों इन सभी को जो है हम यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा कहेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा कहेंगे, दो गो भुजा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा कहेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भुजा कहेंगे। भुजा को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन सभी आकृति में चार गो भुजा है, तो यानी कि एक चतुर्भुज भी होगा। आप बहुत सारी आकृति बना लेते हैं। मान लीजिए कि आप ऐसे आकृति को हम बना लिए, यहाँ पे ऐसे कर लिए और यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी चार गो भुजा है, एक गो भुजा, दो गो भुजा, तीन गो भुजा, चार गो भुजा। तो दोस्तों यह भी चतुर्भुज हो गया। अब चलिए दोस्तों हम चतुर्भुज के परिभाषा को पूरा अच्छे से समझते हैं और एक अच्छा सा परिभाषा खोजते हैं। देखिए आप तो सबसे पहला बात तो जान गए कि चतुर्भुज में चार गो भुजा होगा। और दोस्तों मैथ के कोई भी आकृति में, यानी कि मैथ के कोई भी इमेज में जितना उसका भुजा होता है उतना उसका कोण भी होता है। जैसे अब त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है तो तीन गो कोण भी होता है। उसी तरह अगर चतुर्भुज में चार गो भुजा होगा तो चार गो कोण भी होगा। अब देखिए यहाँ पर भी कोण होगा, यहाँ पर भी दोस्तों कोण होगा, यहाँ पर भी दोस्तों कोण होगा, यहाँ पर भी दोस्तों कोण होगा। तो यानी कि यहाँ पर भी देख रहा है कि चार गो कोण होगा। ठीक वैसे ही इसमें भी कोण होगा, यहाँ पर एक कोण होगा, यहाँ पर दोस्तों एक कोण होगा, यहाँ पर दोस्तों एक कोण होगा और यहाँ पर भी एक कोण होगा। ठीक उसी तरह दोस्तों इसमें भी यहाँ पर भी कोण बनेगा, यहाँ पर भी कोण बनेगा, यहाँ पर भी कोण बनेगा, यहाँ पर भी कोण बनेगा। दोस्तों कोण को अंग्रेजी में हम एंगल बोलते हैं। अब देखिए कोण कहाँ बनता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए जहाँ दो भुजा मिलती है और उन भुजाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी स्थान को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। जैसे पहली भुजा दूसरी भुजा तो मिली तो यहाँ पे स्थान बचा, यहाँ पे झुकाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इसको हम कोण बोलेंगे। यहाँ पर भी झुकाव उत्पन्न हुआ, इसको भी कोण बोलेंगे। यहाँ पर भी झुकाव उत्पन्न हुआ, इसको भी कोण बोलेंगे, इसको भी कोण बोलेंगे। तो उम्मीद है कि कोण को समझ गए होंगे। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। अब चारों कोणों का योग कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि इन चारों कोणों को अगर आप जोड़ देंगे तो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसी की मदद से हम इसकी परिभाषा को देंगे, चतुर्भुज की परिभाषा को। अब कैसे देंगे, ध्यान से सुनिए कि जिस आकृति में चार भुजा होती है और चार कोण होती है तथा चारों कोणों का योग 360 डिग्री होती है उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। यह दोस्तों चतुर्भुज का बहुत ही मस्त परिभाषा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से चतुर्भुज के परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि चतुर्भुज का कितना प्रकार है। ठीक है, चतुर्भुज का दोस्तों कुल मिलाकर 5 प्रकार होता है। सबसे पहले हम दोस्तों हम आयत को लेते हैं। चतुर्भुज का पहला प्रकार क्या हो गया, आयत हो गया। इसको दोस्तों अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा में दोस्तों होता है वर्ग। क्या होता है, तो वर्ग होता है। इसको दोस्तों अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्क्वायर। तीसरा में दोस्तों हम लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं पैरालेलोग्राम। और दोस्तों चौथा में होता है समचतुर्भुज।
इसको दोस्तों अंग्रेजी में हम बोलते हैं रोम्बस। और दोस्तों पांचवा होता है समलंब चतुर्भुज। इसको दोस्तों अंग्रेजी में हम बोलते हैं ट्रापेजियम। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग चतुर्भुज के पांचों प्रकारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद कर लीजिए, पहला होता है आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा सम चतुर्भुज, पांचवा समलंब चतुर्भुज। आप चाहें तो दोस्तों इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। आप पहले नंबर पर वर्ग को रख सकते हैं, दूसरे नंबर पर आयत को रख सकते हैं, तीसरे नंबर पर आप चाहें तो सम चतुर्भुज को रख सकते हैं, चौथे नंबर पर समलंब चतुर्भुज को रख सकते हैं, पांचवें नंबर पर समांतर चतुर्भुज को रख सकते हैं। यानी कि आप कैसे भी आगे पीछे करके इसको लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना है चतुर्भुज का 5 प्रकार है। आपको दोस्तों क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक एक करके बारी बारी से इन सभी को एक्सप्लेन करके दोस्तों हम इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं आयत को, ठीक है। और आप जानते हैं दोस्तों कि आयत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो दोस्तों आयत को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेक्टेंगल। अब देखिए हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि आयत कैसा दिखता है, यानी कि आयत का आकृति कैसे होता है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, हम एक आयत को बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। आयत जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखता है। हो सकता है दोस्तों कि आपको थोड़ा लाइन जो है टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे, लेकिन आपको समझना एकदम सीधा है। अब दोस्तों इसमें आप लोग एक चीज़ को गौर से देखिए कि इस भुजा की लंबाई जितना है उतना ही इस भुजा की लंबाई है, ठीक है। यानी कि यह भुजा जितना लंबा है उतना ही यह भुजा लंबा है, और इस भुजा की लंबाई जितना है उतना ही इसके सामने वाला यानी कि यह वाला भुजा की लंबाई उतना है। यानी कि यह वाला भुजा जितना लंबा है यह वाला भुजा भी उतना लंबा है। यानी कि यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को गौर से देख रहे हैं स्पष्ट तरीके से कि यहाँ पे आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी कि इसके बराबर यह है, इसकी जितना लंबाई है उतना ही लंबाई इसका उतना है, इसकी जितना लंबाई है उतना ही लंबाई इस भुजा की है, ठीक है। तो देखिए आयत में सबसे पहली चीज़ यही होती है कि यहाँ पे आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है। और देखिए आप जानते हैं कि चतुर्भुज में अगर 4 गो भुजा होगा तो 4 गो कोण भी होगा। और दोस्तों आयत में जो है 4 गो कोण भी होता है, चूँकि यह भी एक चतुर्भुज है। और चारों कोण जो होता है 90-90 डिग्री का होता है, यानी कि आयत में प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। यानी कि यह कोण भी 90 डिग्री का होगा, यह कोण भी 90 डिग्री का होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। अगर आप इसको हिंदी में कहेंगे तो कह सकते हैं कि 90 अंश का होगा। अंश को डिग्री को हिंदी में हम अंश बोलते हैं, यह भी दोस्तों 90 अंश का होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग दो चीज़ को देखें हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसको हम आयत कहेंगे। अब इसी से परिभाषा को बना लीजिएगा। देखिए चतुर्भुज में आप बहुत सारी आगे आकृति में देखेंगे आगे वीडियो में कि वो चतुर्भुज तो है लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। 4 कोण भी है, लेकिन देखिए इसमें एक इसकी विशेषता है, चतुर्भुज है और इसका 4 कोण है, लेकिन इसमें क्या है कि प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का है, इसमें यह विशेषता हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके परिभाषा को दीजिए, आयत किसे कहेंगे, तो इसको देखकर ध्यान से बोलिए। आप लोग कहिएगा कि वैसा चतुर्भुज है, चूँकि आयत एक चतुर्भुज है, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होती है, उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप चाहें तो दोस्तों इसका नाम भी दे सकते हैं ABCD। आप चाहें तो इसको A कह सकते हैं, इसको B कह सकते हैं, इसको C, इसको D, या आप चाहें तो इसको P कह सकते हैं, इसको Q, इसको R, इसको S। आप इसका कैसा भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए हमने बोला कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और दोस्तों जो भुजा बराबर होती है उसको हम एक कटा हुआ मतलब कि छोटी सी लाइन से दिखाते हैं। अगर यह भुजा इस भुजा के बराबर है तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसे इसको काट देंगे एक लाइन से, तो इसको भी हम एक लाइन से काटेंगे। तो इसका मतलब है कि इस भुजा की बराबर यह वाला भुजा है। आप जानते हैं कि इसके बराबर यह वाला होगा, तो इसको हम 2 लाइन से काटेंगे, तो इसको भी हमको 2 लाइन से काटना होगा, ठीक है। तो इसका ही मतलब है कि इस भुजा की यह भुजा जितना होगा उतना ही यह वाला भुजा होगा। तो दोस्तों अगर आपको किताब में देखिएगा बहुत जगह तो ऐसे काट काट कर दिया हुआ रहता है, तो विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इसका मतलब यही होता है। अब चलिए दोस्तों हम इसके सूत्र को समझ लेते हैं। परिभाषा को तो समझ गए। अब देखिए सबसे पहले हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र समझ लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आपको आयत का लंबाई और चौड़ाई मालूम होना चाहिए, और उन दोनों का गुना कर दीजिएगा लंबाई और चौड़ाई में, तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहने का मतलब है अब लंबाई और चौड़ाई क्या होता है। तो देखिए आयत में जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है उसको हम लंबाई कहेंगे,
और जो खड़ी भुजा होती है यानी कि जो भुजा ऊपर रहती है यह और यह, इसको हम क्या कहेंगे? चौड़ाई कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? नीचे वाली भुजा को कहेंगे लंबाई। ठीक है, और दोस्तों लंबाई को अंग्रेजी में हम बोलते हैं लेंथ, यानी कि LENGHT। और दोस्तों इन दोनों जो खड़ी खड़ी भुजा है, यह वाला और यह वाला, इसको दोस्तों हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे चौड़ाई। और चौड़ाई को दोस्तों अंग्रेजी में हम बोलते हैं ब्रेथ है। ठीक है, और देखिए आप जानते हैं कि अगर यह लंबाई होगा तो हमने आपको अभी बताया कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर है, तो अगर यह लंबाई होगा तो इसके सामने वाला भी भुजा भी लंबाई होगा। ठीक है, चूंकि हिस्सेदारी है, जिस तरह हम अगर आप घर में आप 2 भाई 3 भाई होंगे तो कोई भाई बराबरी करता होगा कि अगर वह एक चॉकलेट लेगा तो हम भी एक चॉकलेट लेंगे। तो उसी तरह है यह भी, अगर यह लंबाई कहलाएगा तो यह भी लंबाई कहलाएगा। यह अगर चौड़ाई है तो इसके सामने वाला भुजा यह है, तो दोस्तों यह भी चौड़ाई कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि लंबाई और चौड़ाई क्या होता है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझिए। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हम यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए लंबाई को आप ऐसे लिख सकते हैं, ल लिख दीजिएगा और यहाँ पे गोल लगा दीजिएगा, तो इसको हम लंबाई पढ़ेंगे। गोल लगाना जरूरी है। गुना है तो गुना, चौड़ाई को आप जगह नहीं है तो आप पूरा चौड़ाई भी लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि इसको हटाकर केवल चौ लिख देंगे और यहाँ पे ऐसे कर देंगे, तो इसको हम चौड़ाई पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो इस लंबाई की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे कर दीजिएगा गुना, फिर से ऐसे कर दीजिएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप डायरेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीका सही है। और देखिए आप बहुत जगह किताबों में देखिएगा तो कहीं कहीं पे लिखा होता है L गुना B। L गुना B क्यों लिखा होता है भाई, इसको भी समझ लीजिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ बोलते हैं, और लेंथ का पहला लेटर L है, इसीलिए दोस्तों लंबाई को हम L से भी लिखते हैं। अब यहाँ पे गुना है गुना। चौड़ाई को अंग्रेजी में हम ब्रेथ बोलते हैं, और ब्रेथ का पहला लेटर B है, इसीलिए दोस्तों चौड़ाई को शॉर्टकट में B से दर्शाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप इसको भी याद कर लीजिएगा या फिर इसको भी, दोनों ही तरीका सही है। अब देखिए बहुत जगह L गुना B नहीं लिखकर LB भी लिखा होता है। LB क्यों लिखा होता है भाई, यहाँ पे गुना क्यों छिपा दिया गया होता है, तो इसका कारण भी समझ लीजिए। तो देखिए जब कोई 2 गो अंग्रेजी का अक्षर है और उनके बीच में गुना का चिन्ह है, आप चाहें तो उन गुना के चिन्ह को हटा भी सकते हैं और उन दोनों को साट सकते हैं। तो देखिए यह भी अंग्रेजी का अक्षर है, यानी कि अंग्रेजी का लेटर है, यह भी अंग्रेजी का लेटर है। तो अगर इसको हम क्या करेंगे, गुना के चिन्ह को हटा देंगे तो ये सट भी जाएगा, तो आप हटा भी सकते हैं। तो LB भी लिखिएगा, L गुना B भी लिखिएगा, या फिर लंबाई गुना चौड़ाई भी लिखिएगा, दोनों ही तरीका सही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसके क्षेत्रफल को समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम समझ लेते हैं आयत का परिमाप के बारे में। क्या समझेंगे, परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप। अब पूरा लिख लीजिएगा आयत का परिमाप। हम यहाँ पे जगह का अभाव है तो हम केवल परिमाप ही लिखेंगे। अब आयत का परिमाप क्या होता है, तो देखिए परिमाप सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमाप होता क्या है। तो दोस्तों जो परिमाप है 2 शब्दों के मिलने से बना है। सबसे पहला है परि, दूसरा है माप। परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब होता है मापना, यानी कि इन चारों ओर को माप देंगे, चारों ओर की लंबाई को माप देंगे, तो यही परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो परिमाप का तो अर्थ समझ गए। परिमाप को दोस्तों अंग्रेजी में हम पेरीमीटर बोलते हैं। अब कहने का मतलब देखिए, इस हम सूत्र को बनाएंगे। आप जानते हैं दोस्तों कि यह लंबाई होगा, लंबाई को L से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर एक L है और यहाँ पे फिर से क्या है, B है। चूँकि चौड़ाई, यह लंबाई होगा और यह चौड़ाई होगा, तो चौड़ाई को B से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे L है तो हम L को यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे चौड़ाई है तो चौड़ाई को अगर, और परिमाप का मतलब होता है जोड़ना, तो प्लस करके B लिखेंगे, इसको भी, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक को मापेंगे। तो दोस्तों यह भी लंबाई है, यानी कि L है, और यहाँ पे जोड़ चिन्ह देकर फिर L को लिखेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर ये चौड़ाई है, जगह का कमी है, इसको मिटा देते हैं। चौड़ाई मतलब कि B है, तो फिर प्लस करके B करके लिखेंगे इसको। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए। अब देखिए L और B नहीं जुड़ेगा, लेकिन L और L जुड़ जाएगा। L को जोड़िएगा तो दोस्तों हो जाएगा 2L, प्लस है तो प्लस, B को जोड़िएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 2B। अब देखिए फार्मूला कैसे बनता है यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है, तो आप लोग कहेंगे कि प्यारा सर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो आप लोग दोस्तों 1 2 को कॉमन ले सकते हैं, फिर से इसको इंटू का चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे L है तो L, प्लस है तो प्लस, 2 गायब हो गया, B का B। तो लीजिए दोस्तों यह फार्मूला बन गया। तो इसलिए दोस्तों आप रटते आए होंगे कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ कि इसका जो है सूत्र कैसे बनता है। परिमाप का मतलब होता है कि चारों ओर की लंबाई को अगर माप दीजिएगा तो वही परिमाप कहलाएगा। जैसे आपको आयत का परिमाप निकालना है तो चारों ओर की लंबाई को माप दीजिए, यानी कि जोड़ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, यह
भुजा, यहाँ से यहाँ तक यह भुजा कितना लंबा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भुजा कितना लंबा था, तो हम मान लिए थे एल, चूँकि लंबाई को एल बोला जाता है तो मान लिए थे कि यह एल है। यहाँ से यहाँ तक ये बी है, तो क्या हो गया एल प्लस बी, और यहाँ से यहाँ तक ये एल है तो फिर प्लस एल हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी है तो प्लस बी हो गया। इनको जोड़िएगा तो दोस्तों यह आ जाएगा 2 × एल प्लस बी। अब चाहे तो दोस्तों आप जानते हैं कि एल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है चौड़ाई, तो आप इसके जगह 2 है तो 2, इंटू है तो इंटू, और एल का जगह आप चाहे तो लंबाई को भी लिख सकते हैं, लंबाई लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, बी मतलब होता है चौड़ाई तो चौड़ाई को लिख दीजिए। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही शॉर्टकट तरीका। लंबाई को हम कैसे लिखेंगे, केवल ल लिख दीजिएगा, यहाँ पे कैसे कर दीजिएगा, प्लस लगा दीजिए। बी का मतलब होता है चौड़ाई, तो हम पूरा चौड़ाई ना लिख करके चौ लिख देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ेंगे 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत सारा फॉर्मूला हो गया। आप चाहें तो इसको भी याद कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को याद कर लीजिए, इसको या तो इसको याद करिए या तो इसको याद करिए, दोनों ही तरीका सही है। अब दोस्तों एक होता है आयत का विकर्ण। अब आयत का विकर्ण क्या होता है उसको भी दोस्तों हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम समझने के लिए दोस्तों अब हमको इसको मिटाना होगा, तो हम इसको मिटा लेते हैं। इसको भी समझने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों एक आयत को बना लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कि हमने एक आयत को बना लिया, ठीक है। और विकर्ण क्या होता है ध्यान से समझिए दोस्तों, तो विकर्ण को अंग्रेजी में हम डायगोनल बोलते हैं। और देखिए एक होता है शीर्ष बिंदु के बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए जब कि कोई भी चतुर्भुज है और उसके आमने सामने के शीर्ष बिंदु को जो रेखा मिलाती है उसे हम विकर्ण कहेंगे। अब शीर्ष बिंदु क्या होता है, तो देखिए जहाँ दो रेखा जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम शीर्ष बिंदु कहेंगे। जैसे पहला रेखा यह हो गया, दूसरा रेखा यह हो गया, तो यहाँ यह जो इस बिंदु पे मिल रही है तो इसको शीर्ष बिंदु कहेंगे। आप चाहें तो इस शीर्ष बिंदु का नाम ए दे सकते हैं। यहाँ पर भी शीर्ष बिंदु होगा, चूँकि दो रेखा मिल रही है इस बिंदु पे, तो इसका नाम हम बी दे सकते हैं। यहाँ पर भी शीर्ष बिंदु होगा, इसका नाम सी दे देते हैं। यहाँ पर भी शीर्ष बिंदु होगा तो इसका नाम डी दे देते हैं। अगर आप इसका क्या करेंगे कि आमने सामने के शीर्ष बिंदु को मिला देंगे तो वही दोस्तों विकर्ण कहलाएगा। लीजिए इसके आमने सामने का शीर्ष बिंदु यही ना हुआ, इस शीर्ष बिंदु का सामने वाला शीर्ष बिंदु यह हुआ, तो इसको हम मिला लिए, तो यह जो रेखा हुआ इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, हम विकर्ण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें भी वैसा ही होगा। देखिए इसके आमने सामने का यह शीर्ष बिंदु हो गया, तो आप चाहे तो इसको ऐसे मिला लीजिए। टेढ़ा हो गया लेकिन सीधा ही समझिएगा, टेढ़ा नहीं होता सीधा होता है, तो यह भी दोस्तों विकर्ण कहलाएगा। अब विकर्ण का फॉर्मूला होता है, अगर आपको आयत का विकर्ण निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, याद रखिएगा। विकर्ण बराबर होता है √L² + B²। अब देखिए एल क्या होता है, तो आप जानते हैं कि एल मतलब लंबाई होता है, बी मतलब चौड़ाई। तो आप चाहें तो दोस्तों इसको याद कर सकते हैं, या फिर दोस्तों मैं आपको हिंदी वाला फार्मूला बताया था हूँ। एक और फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, विकर्ण बराबर तो बराबर √एल मतलब कि लंबाई का स्क्वायर, यानी कि लॉ कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, लंबाई का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, बी मतलब होता है चौड़ाई, तो यानी कि चौ का स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इस फार्मूला को याद करिए या फिर इस फार्मूला को याद करिए, दोनों ही फार्मूला सही है। कोई भी फार्मूला को लगाइएगा तो आपको आयत का विकर्ण अच्छे से मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों आयत से रिलेटेड जो है इतना ही कॉन्सेप्ट आता है। अब दोस्तों हम समझते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग को समझने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको हम मिटा लेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों वर्ग को समझने से पहले हम आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ताकि आयत से रिलेटेड हमारा जो कंसेप्ट है और भी मजबूत हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों हम कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक आयत बना लेंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि एक आयत को बना लेते हैं, और देखिए मान लीजिए कि इसका नाम भी दे दिए भाई ए, बी दे दिए, इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम दे दिए हम लोग डी। ठीक है, और मान लीजिए कि इस भुजा की लंबाई दोस्तों है 7 मीटर और इस भुजा की लंबाई है 5 मीटर, और इन दोनों भुजाओं की लंबाई नहीं दिया है प्रश्न में मान लीजिए। तो आपको डायरेक्ट प्यारे सर वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्यारे सर बताए थे कि आयत में आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है, यानी कि अगर यह भुजा 5 मीटर दिया है तो इसके सामने वाला भुजा यह है तो यह भी 5 मीटर होगा। अगर यह भुजा 7 मीटर दिया है तो इसके सामने वाला भुजा यह भी 7 मीटर होगा, तो यानी कि यह भी 7 मीटर होगा। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है कि इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए। तो आपको उससे पहले क्या करना होगा दोस्तों कि आपको सूत्र लगाना होगा। तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि एल गुना बी। ठीक है, अब देखिए इसमें एल कौन होगा, तो आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है, वो इसको हम एल बोलते हैं, यानी कि लंबाई बोलते हैं।
या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो नीचे वाली भुजा होती है उसको मेल बोलते हैं, यानी कि लंबाई बोलते हैं। दोनों तरीके से समझ सकते हैं। तो नीचे वाली भुजा 7 मीटर है, तो आपको दोस्तों एल की जगह पर क्या लिखना होगा, केवल 7 लिखिए। अभी केवल मैथ के अंक को लिखिए, इस एम को अभी के लिए भूल जाइए। एम और यहाँ पे बहुत जगह देखिएगा तो सी एम लिखा होता है, तो सी एम अगर लिखा रहा है मैथ के अंक के बाद उसको सेंटीमीटर पढ़ते हैं, एम लिखा हो तो उसको मीटर पढ़ते हैं, केम लिखा हो तो उसको हम पढ़ते हैं किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए अभी केवल आपको मैथ के अंक को लिखना है, गुना है तो गुना। और यहाँ पे बी है, बी का मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ मतलब कि चौड़ाई। और चौड़ाई क्या होता है, खड़ा वाला जो भुजा इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, तो हम इसको लेते हैं। चौड़ाई कितना दिया है, 5 मीटर, तो आपको केवल 5 को लिखना है। एम को भूल जाना है, बराबर है तो बराबर। ठीक है, और साथ में 5 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 35। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, जब अंतिम में यहाँ पे आंसर चला है तो अगर यहाँ पे एम लिखा हो हर जगह, ठीक है, मैथ के अंक के बाद, तो आपको आंसर में यहाँ पे एम लगा देना है। और दोस्तों आप किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकाल तो उसका आंसर हमेशा वर्ग मात्रक में आता है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर यूनिट में आता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पे एम या फिर अगर यहाँ पे एम रहा है तो इसके एम के कंधे पे 2 लिखना है। अगर यहाँ पे सी एम रहा है तो आपको सी एम के कंधे पे 2 लिखना है। या फिर अगर यहाँ पे के एम रहा है यानी कि किलोमीटर है तो आपको यहाँ पे इसके कंधे पे 2 लिखना है। इसका मतलब यही है कि कंधे पे 2 लिखना ही हम इसको क्या कहेंगे, वर्ग मात्रक कहेंगे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 35 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इस आयत में जितना जगह है, कितना जगह है भाई, तो इस आयत में कुल मिलाकर 35 मीटर स्क्वायर जगह है। तो क्षेत्रफल का मतलब यही होता है। अब दोस्तों आपको परिमाप निकालना है, यानी कि पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो परिमाप का सूत्र होता है कि 2 इंटू एल प्लस बी। इसी पे बैठा दीजिए बराबर। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। 2 है तो 2, इंटू है तो इंटू। एल क्या है, 7 है तो 7 लिखिए, प्लस है तो प्लस, और बी मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ पे 5 मीटर दिया है तो 5 को लिख दीजिए। बराबर यहाँ पे लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। 7 में 5 को जोड़िएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 को लिख दीजिए। ठीक है, इसको घेर दीजिए और इसके पहले जो 2 है इसको आपको ज्यों का त्यों लगा देना है। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होता है। सबसे पहले आपको गुना नहीं करना है, सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना है। ठीक है, बॉडमास रूल पढ़े हैं ना, इसको जोड़ना है, तो जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा। 2 है तो 2। अब देखिए इस जब कोष्टक को हटाइएगा तो इसका मतलब होता है गुना, कोष्टक को हटाइएगा तो गुना का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ बराबर दे दीजिए, 2 है तो 2, और इस कोष्टक को हटाइएगा तो गुना आ जाएगा। 12 है तो 12, यानी कि आपको 2 में 12 से गुना करना है। गुना करिएगा तो दोस्तों हो जाएगा 24। अब देखिए आंसर आ गया है। अगर यहाँ पे एम लिखा है हर जगह तो आपको यहाँ पे एम लिखना है। मान लीजिए कि इस एम का जगह सी एम लिखा रहा है तो आपको यहाँ पे सी एम लिखना है। और दोस्तों परिमाप जब निकालेगा तो आपको यहाँ पे कंधे पे 2 नहीं लिखना है। ठीक है, यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों मेरे ख्याल से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे हम दोस्तों क्या कर देते हैं कि इस भुजा की लंबाई दे देते हैं 10 सेंटीमीटर, सी मतलब कि सेंटीमीटर, और इस भुजा की लंबाई मान लीजिए कि दे देते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर। आपको दोस्तों क्या करना है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालकर कमेंट में आंसर जरूर बताना है। आप लोग क्या कीजिए दोस्तों कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब चलिए दोस्तों हम वर्ग के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। तो इसको भी दोस्तों हम समझने के लिए क्या करेंगे कि एक डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम एक डायग्राम को बना लेते हैं। देख सकते हैं हमने एक डायग्राम को बना लिया। और दोस्तों वर्ग जो है ऐसा ही दिखता है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को गौर से देखिए कि इस भुजा की लंबाई जितना है उतना ही दोस्तों इस भुजा की लंबाई है। हो सकता है दोस्तों कि थोड़ा सा बड़ा छोटा दिखे, इसके लिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझिए, यहाँ पे आप लोग समझिए कि इस भुजा की लंबाई जितना है उतना ही इस भुजा की लंबाई है, और इस भुजा की लंबाई जितना है उतना ही इस भुजा की लंबाई है, और इस भुजा की लंबाई जितना है उतना ही इस भुजा की लंबाई है। मतलब कि आपको बराबर बराबर लंबाई का दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसे ही हम लोग वर्ग कहेंगे। और दोस्तों आप जानते हैं कि अगर ये चतुर्भुज है तो इसमें 4 को कोण भी होगा, तो हम यहाँ पे कोण बना लेते हैं। आप जानते हैं कि यह भी कोण कहलाएगा, यह भी कोण कहलाएगा, और यह भी कोण कहलाएगा। और दोस्तों वर्ग में भी एक खास बात यह है कि यहाँ पर 90-90 डिग्री का कोण बनता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 अंश का होता है। यह भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यह भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यह भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यह भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और यही दोस्तों कुल मिलाकर वर्ग कहलाता है। वर्ग को दोस्तों अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। अब देखिए इसका हम परिभाषा देते हैं एकदम अच्छे से।
देखिए हम कहेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि 90 डिग्री की हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, वर्ग कहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए वर्ग में क्या होता है कि इसका हर एक भुजा, यानी कि यह सब भुजा कहलाएगा, हर एक भुजा बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये दोस्तों 5 मीटर है तो यह भी 5 मीटर होगा, यह भी 5 मीटर होगा, यह भी 5 मीटर होगा। अगर ये 20 मीटर है तो यह भी 20 मीटर, यह भी 20 मीटर, यह भी 20 मीटर, यह भी 20 मीटर। अगर ये 10 किलोमीटर है तो सभी भुजा 10-10 किलोमीटर होगा। तो दोस्तों यही वर्ग होता है। और दोस्तों हम थोड़ी देर पहले आयत के बारे में देखे थे, तो आयत क्या था दोस्तों कि यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर था, यहाँ पर प्रत्येक भुजा बराबर नहीं था, केवल आमने सामने का भुजा बराबर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसकी सभी भुजा बराबर है। अब देखिए बहुत जगह किताब में देखिएगा तो ऐसे काट काट कर दिया रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए जितना भुजा बराबर होता है उसको हम क्या करते हैं, इससे कटाते हैं। जैसे हम सभी भुजा बराबर है तो इसको एक एक लाइन से यहाँ पर सभी भुजा को कटा देंगे, तो इसका मतलब है कि यह सभी भुजा आपस में बराबर है। और आप जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो एक लाइन से इसको कटाए हैं, और यह इस भुजा के बराबर होता है तो एक लाइन से इसको भी कटा दीजिए। और आप जानते हैं कि इस भुजा के बराबर ये वाला भुजा होता है, तो 2 लाइन से इसको कटा दीजिए, तो 2 लाइन से इसको भी कटाना होगा। तो ये कटाने वाला कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों आप जानते हैं कि आयत में भी 90 डिग्री का जो है कोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री का 90 अंश का कोण बनता है। और देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को गौर से देखिए, यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा कि हर एक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन हर एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझिए। देखिए हमने आयत के परिभाषा में क्या दिखा था कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। और दोस्तों वर्ग में भी हम ठीक वैसा ही देख रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हमको इसको आयत बनाना है तो आयत हो जाएगा, चूँकि आयत का परिभाषा ही है कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर यह 5 किलोमीटर है तो यह भी 5 किलोमीटर होगा, चूँकि वर्ग है, यह भी 5 किलोमीटर होगा, यह भी दोस्तों 5 किलोमीटर होगा। ऐसा होगा कि नहीं। और देखिए आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए इस भुजा की लंबाई 5 किलोमीटर है तो इस भुजा की भी लंबाई 5 किलोमीटर है, ठीक है। इस भुजा की भी लंबाई 5 किलोमीटर है तो इसके सामने वाला भुजा, इस भुजा की भी लंबाई 5 किलोमीटर है और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का है। यानी कि देख रहा है कि इसमें आयत का परिभाषा वाला कॉन्सेप्ट लागू हो जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हम बोलते हैं कि हर एक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन हर एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है। अब हर एक आयत एक वर्ग क्यों नहीं हो सकता है, इसको समझ लीजिए। देखिए आप जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर दोस्तों यह 10 मीटर होगा ना, तो इसके सामने वाला भी 10 मीटर होगा। अगर दोस्तों मान लीजिए कि अगर यह 13 मीटर होगा तो यह भी 13 मीटर होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आयत में जो नीचे वाला भुजा होता है और सबसे ऊपर वाला भुजा होता है, यह जो दोनों भुजा होता है, इन दोनों भुजा के मुकाबले बड़ा बड़ा लंबाई का होता है। जैसे देख सकते हैं 10 मीटर का है लेकिन 13 मीटर का है, बड़ा है इससे। यह हमेशा मतलब कि लागू होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए, वर्ग में था कि हर एक भुजा की लंबाई क्या बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। इस आकृति में ध्यान से देखिए कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, लेकिन हर एक भुजा की लंबाई बराबर नहीं है। देख सकते हैं 13 किलोमीटर है लेकिन 10 किलोमीटर है, या 13 मीटर है लेकिन 10 मीटर है, या 13 मीटर है लेकिन यह 10 मीटर है, बराबर नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह क्या होगा, एक वर्ग नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा बहुत सारा आयत मिल जाएगा जिसमें क्या होगा कि आयत एक वर्ग हो जाएगा, मतलब एक कुछ ऐसे आयत आपको मिल जाएंगे जो वर्ग हो जाएगा, लेकिन हर एक आयत एक वर्ग नहीं होता, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि हर एक वर्ग जो है एक आयत हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी समझा दिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हर एक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक यानी कि हर एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है। इस बात को भी दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए हम आयत के थोड़ा फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला को देख लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। इसको हम क्या होता है दोस्तों, भुजा गुना भुजा। और दोस्तों जब आप भुजा में भुजा से गुना कीजिएगा तो दोस्तों यह हो जाएगा भुजा का स्क्वायर,
यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि आपका वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पे दोस्तों भुजा अगर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दे दिया है तो आपको क्या कर देना है, 5 किलोमीटर का अगर आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो दोस्तों यह आ जाएगा 25 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यह क्या हो गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो भुजा का स्क्वायर का मतलब यही होता है। आगे मैं इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद मैं इस प्रश्न को कराऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात को और गौर से सुनिए। देखिए बहुत जगह आप देखे होंगे कि भुजा के स्क्वायर की जगह होता है ए स्क्वायर, ऐसे भी होता है। तो यह भी फॉर्मूला सही है, चूँकि दोस्तों आप जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि इसको हम मिटा दें, 5 किलोमीटर को 5 किलोमीटर को मिटा दें, और आप जानते हैं कि इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो इस भुजा को ये मान सकते हैं। अगर इस भुजा को ये मानेंगे, यानी कि इस भुजा की लंबाई को ये मानेंगे, तो सभी भुजा की लंबाई ये होगा, यह भी ये होगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पे भुजा इसको ले लिए और यहाँ पे एक भुजा इसको ले लिए। तो जब आप ए में ए से गुना कीजिएगा, ए गुना ए करिएगा, तो दोस्तों यह आ जाएगा ए स्क्वायर। देख सकते हैं यही फार्मूला ना यहाँ पे है। तो दोनों फार्मूला ही सही है, आप कोई भी फार्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है, दोनों ही सही है। अब दोस्तों इसके परिमाप का जो होता है सूत्र, उसको हम देख लेते हैं। क्या देखेंगे दोस्तों, परिमाप, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा। यह भी बहुत आसान तरीका है दोस्तों। परिमाप का मैंने अर्थ आपको समझा दिया कि चारों ओर की लंबाई को माप देंगे तो वही क्या होगा, परिमाप कहला जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे मान लीजिए कि इस सभी भुजाओं की लंबाई को हम ए माने हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस भुजा की लंबाई ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस भुजा की लंबाई ए है। तो ए में ए को जोड़िएगा तो 2a हो जाएगा। फिर उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक को जोड़ दीजिए 3a, यहाँ 3a में यहाँ से लेकर यहाँ तक ए को जोड़ दीजिए 4a। देखिए परिमाप में क्या करते हैं कि चारों ओर की लंबाई को जोड़ते हैं। तो अगर इन सभी की लंबाई को जोड़िएगा, इसको 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 इसको, तो दोस्तों यह आ जाएगा 4a। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, 4a आ जाएगा। अब दोस्तों यह हो गया वर्ग का परिमाप का सूत्र। बहुत जगह दोस्तों देखिएगा तो लिखा होता है 4 गुना भुजा, ऐसा भी लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है भाई, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इसको आप ए भी मान सकते हैं। इसको मान लीजिए कि ए की जगह आप भुजा मान लें, इसको आप भुजा बोले। अगर इसको भुजा बोलिएगा तो ये सब भुजा हो जाएगा। ठीक है, ये भी भुजा हो जाएगा, यह भी भुजा, यह भी भुजा। तो एक जगह पर आप भुजा माने तो यह क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर कौन होगा मेरे ख्याल से, अगर आप इस फार्मूला को याद करते हैं तो दोनों फार्मूला में से किसी भी फार्मूला को याद करिए, दोनों ही सही है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है a√2। ठीक है, यह होता है। अगर आप एक जगह पर भुजा मानते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा गुना √2, या फिर आप गुना को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे भुजा √2 भी लिख दीजिएगा, तब भी सही है। तो यह तो दोस्तों क्या हो गया, विकर्ण का फॉर्मूला हो गया। आप चाहे तो इसको याद कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए, दोनों ही सही है। बहुत जगह देखिएगा तो दोस्तों लिखा होता है इसके जगह पे कि √2a। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। आप a√2 बोलिए या फिर √2a बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं, तीनों में से किसी को भी याद कर लीजिए, उससे आपका काम जो है निकल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग वर्ग का विकर्ण का सूत्र याद कर लीजिएगा, a√2 या फिर भुजा √2 या फिर √2a, तीनों में से किसी को भी याद कर लीजिए। तो दोस्तों हम इससे रिलेटेड थोड़े प्रश्न को देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और मजबूत हो जाए। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे एक हम वर्ग को बना लेते हैं और आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं ABCD, और आप जानते हैं इसका सभी कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न में आपको हमेशा ऐसे बना कर दे, नहीं भी देता है तभी आपको समझना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण जो है बनेगा ही बनेगा। मान लीजिए कि इस भुजा की लंबाई अगर दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और दोस्तों आपको इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो सिंपल सा बात है। मान लीजिए कि अगर एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है तो सभी भुजा की लंबाई भी 7 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 7 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो दोस्तों फार्मूला लगा दीजिए। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, a²। ये मतलब कि भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, केवल मैथ के संख्या को लिख देना है, और एक जगह पर अगर 7 हो गया, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि घात 2 कर दीजिए। और दोस्तों जब 7 का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 49। अब देखिए आपको क्या करना है, आंसर आते वक्त जब भी आप किसी का क्षेत्रफल निकालिए या फिर परिमाप निकालिए, जब आंसर आता है और यहाँ पे अगर cm में दिया रहे तो आपको यहाँ पे cm लिख देना है। और जब भी आप किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसका आंसर वर्ग मात्रक में आता है, यानी कि आपको यहाँ पे कंधे पे
2 लिखना होगा इस तरह। यानी कि दोस्तों इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों आपको क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, होता है परिमाप बराबर 4a, यानी कि 4 गुना भुजा भी बोल सकते हैं, 4a भी बोल सकते हैं। अब देखिए 4 है तो 4, और देखिए जब कोई मैथ का संख्या अंग्रेजी का संख्या आपस में सटा हुआ रहे, उनके बीच में कोई भी मैथ का चिन्ह ना रहे, तो उसका मतलब है कि उनके बीच में गुना का चिन्ह है। यानी कि 4a लिखा है, इसका मतलब है कि 4 गुना a है। ठीक है, अब देखिए 4 है तो 4, गुना है तो गुना, a की जगह पर क्या है तो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस a की जगह पे 7 को लिख देना है, अभी आपको सेंटीमीटर को भूल जाना है। ठीक है, अब देखिए 4 में 7 से गुना करेगा तो 28 हो जाएगा। अब आंसर आ गया है। आंसर आते वक्त क्या कर दीजिएगा, अगर यहाँ पे CM लिखा हो तो CM लिख देना है। और जब भी दोस्तों आप किसी भी चीज़ का परिमाप निकालिएगा, इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे घात 2 करके नहीं लिखना है। जिस तरह दोस्तों हमने क्षेत्रफल में देखा कि यहाँ पे कंधे पे 2 लिखते थे, लेकिन परिमाप पे आपको कंधे पे 2 नहीं लिखना है। और दोस्तों यही इसका आंसर हो गया, यानी कि इस वर्ग का परिमाप कितना हो गया 28 सेंटीमीटर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप अच्छे से निकाल लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों इसका विकर्ण भी निकाल देते हैं। कहिएगा कि सर आप आयत का विकर्ण नहीं निकाले थे, इसका तो निकाल दीजिए। चलिए उसको भी निकाल देते हैं। हम यहाँ पे विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। विकर्ण बराबर दोस्तों होता है √2a। ठीक है, अब देखिए √2 है तो यहाँ पे √2 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे एक मैथ का संख्या है या अंग्रेजी का संख्या है, इनके बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना दे दीजिए, भले छुपा हुआ है, देखिए गुना छुपा हुआ रहता है, इनके बीच में गुना है, गुना दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे a है तो a का मतलब कि भुजा की लंबाई, और यहाँ पे भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर दे दिया है तो 7 लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर। अब देखिए आपको √2 में 7 से गुना कर देना है, तो गुना करिएगा तो दोस्तों यह आ जाएगा 2√7। अब इसका मैं आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए जब कि कोई बिना रूट वाला संख्या में और किसी रूट वाला संख्या में गुना होता है, तो बिना रूट वाला संख्या पहले आ जाता है और गुना खत्म हो जाता है और रूट वाला संख्या बाद में चला जाता है। ठीक है, और दोस्तों वही इसका आंसर हो जाता है। देखिए हम यहाँ पे गलत लिख दिए, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। देखिए बिना रूट वाला संख्या 7 है तो 7 को लिख दीजिएगा और √2 को यहाँ पे आपको लिखना होगा, यानी कि 7√2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे CM अगर दिया है तो आपको दोस्तों यहाँ पे CM लिखना है। अगर यहाँ पे M लिखा है यानी कि मीटर, और यहाँ पे मान लीजिए KM लिखा है यानी कि किलोमीटर, तो आपको यहाँ पे KM लिखना है या फिर M लिखना है। यहाँ पे जो भी कुछ लिखा रहा है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको कंधे पे 2 नहीं लगाना है। लीजिए दोस्तों इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप और इसका विकर्ण का लंबाई कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसीलिए दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं। अगले पार्ट में दोस्तों इसके बाकी के चतुर्भुज के प्रकारों को हम पूरा समझेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में मैं जो भी कुछ समझाया हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।